बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अगर आपको याद हो तो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक दफ़ा पार्लियामेंट गए थे और वहाँ पे उन्होंने एक तकरीर की थी। शुरू में उन्होंने एक किताब दिखाई थी जिसे उन्होंने मुक़द्दस किताब कहा था और कहा था कि ये आईने पाकिस्तान है। आज मैं आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान, जहाँ से वो शुरू होता है, जहाँ से उसकी तमहीद शुरू होती है, वो पढ़ना चाहूँगी। शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर। तमहीद। चूँकि अल्लाह तबारक ताला ही पूरी कायनात का बिला शरकत गैर हाकिम में मुतल्लिक है और पाकिस्तान के जमहूर को जो इख्तियार व इक़्तिदार इसकी मुकर्ररा करदा हदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक़ होगा, वो एक मुक़द्दस इमानत है। इमानत है, अल्फाज पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। चूँकि पाकिस्तान की जमहूर की मंशा है कि एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जिसमें मुमलिकत अपने इख्तियारात व इक़्तिदार को जमहूर के मुंतखब करदा नुमाइंदों, मुंतखब करदा, और मुंतखब कौन करता है हमको मालूम है, के ज़रिए इस्तेमाल करेगी, जिसमें जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और अदल उमरानी के असूलों पर जिस तरह इस्लाम ने इनकी तशरीह की है पूरी तरह अमल किया जाएगा, जिसमें मुसलमानों को इनफरादी और इज्तिमाई हल्का हाय अमल में इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिस तरह कुरान पाक और सुन्नत में इनका तयन किया गया है तरतीब दे सकें, जिसमें करारो वाक़ई इंतज़ाम किया जाएगा कि अक़लियती आज़ादी है अपने मज़हब पर अक़ीदा रख सकेंगी और इन पर अमल कर सकेंगी और अपनी सकाफ़तों को तरक्की दे सकेंगी, जिसमें वो इलाके जो इस वक्त पाकिस्तान में शामिल या ज़म हैं, ऐसे दीगर इलाके जो बादे अज़ी पाकिस्तान में शामिल या ज़म हों, एक वफाक बनाएगी जिसमें वहदतें अपने इख्तियार व इक़्तिदार पर ऐसी हदूद और पाबंदियों के साथ जो मुकर्रर कर दी जाएंगी खुद मुख्तार होगा। इसका अगला पेज है, जिसमें बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी जाएगी। इन हकूक़ में आइन, इन हकूक़ में कानून और इख़लाक़ आमा के ताबा हैसियत और मौक़े में मसावात, कानून की नज़र में बराबरी, माशरती, माशी और सियासी इंसाफ और ख़याल इज़हार, ख़याल अक़ीदा, दीन, इबादत और इज्तिमा की आज़ादी शामिल होगी। यहाँ तक मैं पढ़ना चाह रही थी। अब मुझे बताएं कि मौजूदा हालात में आपको कौन सी आज़ादी हासिल है? क्या आइन कानून बराबर है सबके लिए? क्या आपको बोलने की आज़ादी है? क्या आपकी गिरफ्तार में कदगन नहीं है? क्या आपके अकीदे पे कदगन नहीं है? यहाँ इस्लाम के नाम पे मज़हब कार्ड खेला जाता है। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन और दस्तूर। मेरे ख़्याल से ये सारा आइन और दस्तूर हमें अदालतों के बाहर नज़र आता है, लेकिन जैसे ही हम अदालतों में जाते हैं हम इसमें नज़रिया ज़रूरत का काला रैपर चढ़ा देते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय एक काले रैपर के। पिछले कई दिनों से जो अदालतों में मजाक चल रहा है, एक मुजरिम को चंद सेकंडों में ज़मानत हो जाती है, दूसरी तरफ ना ज़मानत है ना फ़ैसले महफूज है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी एक बंदे के साथ हूँ, मैं सिर्फ कानून की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ केसेस को लेकर बात कर रही हूँ, क्योंकि ये केसेस जब बुकला हज़ात भी देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, तो उनको साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह इंसाफ के तराजू पूरे किए जा रहे हैं, पलड़े बराबर किए जा रहे हैं। लंदन प्लान से लंदन एग्रीमेंट तक का सफ़र किस तरह तय हो रहा है, ये हमें अदालत के बाहर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जी, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको कुछ अहम खबर दी थी और मैंने बताया था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद भी हो सकता है और ये भी वक्त की ज़रूरत ही है, क्योंकि सर्वाइवल है और पॉलिटिकल सर्वाइवल में कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर आपको याद हो, अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें या अपने मौजूदा हालात की बात करें, तो अभी अगर मैं सिर्फ एक बात कहूँ कि मौजूदा हालात में दो शख्स हैं आपके सामने। एक नवाज़ शरीफ खड़ा है और उसके सामने खड़ा है इमरान खान, जो अभी पाबंद सलासल है। अब निज़ाम दोनों में से कोई एक को कबूल करेगी। यहाँ पे ऑप्शन एक है
या नवाज शरीफ या इमरान खान। चल हम बात करते हैं नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 1 की। अगर ऑप्शन नंबर 1 को 24 करोड़ आवाम पर मुसल्लत कर दिया जाता है तो क्या होगा? क्या आवाम इसको कबूल करेगी? मतलब आपका जो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वो कहता है कि मुंतखब करदा, मुंतखब कौन करता है? आवाम। आवाम कैसे मुंतखब करती है? इलेक्शन में। और इलेक्शन जब होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अब ज़मनी इलेक्शंस हुए, उसका रिजल्ट क्या आया? इससे पहले जितने भी बाई इलेक्शंस होते रहे, या आपने ये भी देखा होगा कि अभी एबटाबाद में जो कौंसिल लेवल के भी इलेक्शंस हुए उनका रिजल्ट क्या आया है? केपीके में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं आपने उनका रिजल्ट क्या आया है? जितने भी एक ऑनेस्ट सर्वे होते हैं उनका रिजल्ट क्या आता है? ये सबके सामने। तो चलो निज़ाम एक ऐसे शख्स को ले आती है जिसको वोट नहीं पड़ता, जो लोगों में मकबूल नहीं होता, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो 71 में हुआ था। लेकिन 71 में हमारे पास एक बेनिफिट था, वो ये कि पंजाब हमारे साथ था। हमने लोगों को यकीन दिला दिया था कि वो गलत और हम सही हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है, या बदकिस्मती ये कह लें, कि इस दफ़ा पंजाब भी हमारे साथ नहीं होगा। तो वो क्रेडिबिलिटी जो शायद हमने 71 के बाद गेन कर ली थी, वो क्रेडिबिलिटी हम गेन ना कर पाए और मुल्क को भी इससे ठीक ठाक नुकसान होगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, इमरान खान की तरफ। इमरान खान है हमारा ऑप्शन नंबर 2। हमने आपको बता दिया कि नवाज शरीफ ऑप्शन नंबर 1 को हम लेकर आते हैं तो आगे की सूरत हाल क्या होगी। अब अगर हम इमरान खान को लाते हैं तो क्या होगा? इमरान खान, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि सारे सर्वे में लीड करता है। सारे ज़मनी इलेक्शंस के नताइज हमने देख लिए हैं। ग्राउंड्स में इमरान खान का सिर्फ एक नारा लग जाए तो सारा इज्तिमा जमा हो जाता है, लोग जमा हो जाते हैं, उनको कोई कंपेन नहीं करनी पड़ती है। और इमरान खान ने भी कहा है कि मैं बिना कंपेन भी इलेक्शन लड़ूं तो जीत जाऊंगा। ये उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है असल में। तो अगर हम उस एक शख्स को इस मुल्क में फेयर इलेक्शन के थ्रू वो शख्स आता है तो 2 काम फ़ायदे होंगे। एक तो जो कौम, ये जो एक डर लग रहा है, जो एक मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक कार्ड खेलने की कोशिश की है, पख्तूनख्वा का कार्ड, वो फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि अगर इमरान खान आ गया तो वो ये कार्ड को कामयाब कभी भी नहीं होने देगा। दूसरी तरफ उसका एक नारा, ये मुल्क भी मेरी, ये फ़ौज भी मेरा, तो पूरी पाकिस्तानी अवाम अल्लाहू अकबर कहते हुए उसके साथ खड़ी हो जाएगी, आपकी साख बहाल हो जाएगी। 2 ही ऑप्शंस हैं, एक या तो मुल्क बचा लो या अपना एग्रीमेंट बचा लो। फैसला आपने करना है और उसके बाद अवाम का रद्द अमल भी आप ही ने फेस करना है। अब आ जाते हैं हम इत्तेहाद की बात पर। ये मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता दिया और अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है। क्योंकि लंदन एग्रीमेंट को फेल ये इत्तेहाद ही कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि आसिफ जरदारी एक ज़ीरक सियासतदान है, वो इस तरह चुप होकर नहीं बैठ सकते। अगर वो चुप होकर बैठे हैं तो कहते हैं ना, खामोशी के बाद का तूफ़ान, खामोशी के बाद के तूफान की अलामत है। क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान भी मुलाकातें कर रहे हैं तो पीछे जरदारी ही है। ये जरदारी का हाथ है, आशीर्वाद है कि मौलाना फजलुर रहमान आगे बढ़ रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं और इमामत कर रहे हैं लोगों की नमाजों में। अब आगे ये देखते हैं कि कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि ये मुलाकात करवाई गई है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का इमेज ख़राब करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो डील कर रहा है और उन लोगों से भी मिल रहा है जिनसे नहीं मिलना चाहिए था उसको। लेकिन असूली तौर पर ये गेम प्लान भी हो सकता है जरदारी का कि वो मिलकर, क्योंकि नवाज शरीफ के आने पर पीडीएम की बाकी सारी जमातें खामोश थी। कौन सा लीडर आया पीडीएम का जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी, बाप पार्टी, यहाँ से आप कराची से पार्टीज उठा लें, जिसने नवाज शरीफ को वेलकम किया? सब बैकफुट पर हैं, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी ने वेलकम नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ का आना खुशाइंद है, किसी ने ये नहीं कहा कि जी कानून के मुताबिक बात हो रही है, बल्कि जी फारूक नाइक ने भी कहना शुरू कर दिया है कि पंजाब हुकूमत गैर आइनी है और पंजाब हुकूमत के निगरान वही हैं जो कि बच्चे हैं मेरे ख्याल से जरदारी के। तो अब खुला के सबके कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। अब अगर ये इत्तेहाद बन जाता है, मतलब सारी पार्टीज़ एक तरफ हो जाती हैं, ये इत्तेहाद बन जाता है, तो मुझे बताएं फिर नून का क्या मुस्तकबिल है। और इसमें जिस तरह कहा जा रहा है कि ये डील है और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी रह पाएगी? और अवाम में सबसे पहले ये कहती हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, एक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट अवाम है।
तो आप उसको कैसे फेस करोगे? वो आपके साथ नहीं खड़ी, वो नून के साथ नहीं खड़ी, ये ऑब्वियस सी बात है। आपने कल की भी न्यूज़ देख ली होगी, हम कह रहे थे कि मीनार पाकिस्तान का जलसा नहीं चला। अगर मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब होता तो मरियम नवाज़ अपने लीडरान जो कि अपनी पार्टी के लोग हैं उन पर नाराज़ ना हुई होती, उनसे खफा ना हुई होती। वो खफा है क्योंकि जलसा कामयाब नहीं हुआ, अंदर बेचैनी है, अदालतों से बेल मिल रही है, अदालतें उनका शायद जुर्म भी माफ़ कर दें। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है जो मैं पिछले कई दिनों से पूछ रही हूँ कि आप उसको वजीर आजम की कुर्सी पर कैसे बिठाओगे? इलेक्शन वो नहीं जीत सकता। और अगर तुम यहाँ और हम वहाँ वाला नारा लगाते हो तो फिर आपने नतीजा देख लिया था। अगर आप एक गैर मकबूल लीडर को 24 करोड़ लोगों पे मुसल्लत करोगे तो ये 71 से बुरे हालात की तरफ जाएंगे। इसमें आप क्रेडिबिलिटी गेन नहीं कर पाओगे। आप मुझे बताएं, सूरत हाल में से पाकिस्तान कहाँ निकलेगा? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी सियालकोट के बॉर्डर में, मशरकी पाकिस्तान के बॉर्डर में फिर से झड़पें जारी हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के आते के साथ उसको तोपों की सलामी दी है इंडिया ने, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो मोदी का यार है। और हमेशा से ये हुआ है कि जब भी कारगिल की जंग ले लें, जो भी जंग नवाज शरीफ के दौर में हुई है उसमें जो है रुसवाई पाकिस्तान के हिस्से में आई है और क्रेडिट सारा जो है इंडिया ले गया है। और ये सारा कुछ आप देखते हैं कि हमला भी होता है, बम्बई हमला, तो उसमें भी नवाज शरीफ खुद कर कह देते हैं कि जी पाकिस्तान के ही लोगों का हाथ है। तो अब देखते ही जैसी उनकी आमद हुई, तगड़ा हो गया इंडिया भी और उसने भी अटैक किया है। लेकिन खैर से हमारे नौजवान, बहादुर नौजवान हैं, उन्होंने उनको पीछे धकेल दिया और ख़ासा नुकसान भी किया है। अभी भी हमें अंडर एस्टिमेट कोई ना करे। अगर उन्हें लगता है कि हमारे मुल्क में मुजरिम आ गए हैं और उनको खुली छूट हो गई है, तो यकीन मानिए कि हमारे नौजवान सरहदों की हिफाजत करने के लिए अभी भी उसी तरह खड़े हैं, उसी तरह डटे हुए हैं जैसे वो पहले खड़े और डटे हुए थे। अल्लाह हाफिज़।